हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में, उसको कंप्लीट किया था अपन ने। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं या किस सीक्वेंस में वो अपना काम करते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीन का एक्सप्रेस होना यहाँ पे अपन देखते हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हुए हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझें इसको, तो हमने जो प्रोसेस देखा है पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन का यूकैरियोट्स में, उसमें अगर हम बात करें कि किस तरह से ये रेगुलेशन होता है जीन के एक्सप्रेशन का, तो हम इसमें चार बेसिक लेवल्स पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं कि अगर यूकैरियोट्स में जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन का जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है वो किस तरह से होता है। इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन for the formation of polypeptide occurs at 4 levels. ठीक है, तो ये हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट में जो पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह से अलग अलग लेवल्स पे रेगुलेट होता है। तो सबसे पहला इसमें जो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब एमआरएनए बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल। पहला हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। देखिए एक्चुअली बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो मेटाबॉलिक पाथवे हो, वो किसी ना किसी जीन के कारण ही होता है, जीन की एक्टिविटी के कारण ही वो चीज़ देखी जाती है। हम यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड के लिए जीन एक्सप्रेशन किस तरह से हम देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो प्राइमरी सबस्क्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ये लेवल या वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी यहाँ पे हम एचएनआरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, एचएनआरएनए जो फॉर्मेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल में हमने देखा। अब सॉरी, एचएनआरएनए में जो चेंजेस हुए थे उसमें जो मेजर चेंज था हमने जो देखा था, उसमें इंट्रॉन्स के रिमूवल की बात की थी हमने, तो वो कहलाएगा प्रोसेसिंग लेवल। तो सेकेंड स्टेप प्रोसेसिंग लेवल। यहां पे हम पढ़ते हैं कि इंट्रॉन्स का रिमूवल किस तरह से होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है, दैट इज स्प्लाइसिंग प्रोसेस। हमने देखा था स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स रहता है, वो इंट्रॉन्स को उनकी जगह से हटा देता है। अब तीसरे लेवल पे जो हमने चेंज देखा था कि ये एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, और फोर्थ लेवल पे जो हम देखते हैं, ये जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। यानी चौथा लेवल जो है ये है ट्रांसलेशन लेवल। ठीक, तो
इसके अंदर हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। आज का टॉपिक था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी किस तरह से जीन एक्सप्रेस होता है, ये किस तरह से रेगुलेट होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, या जनरली हम सिर्फ इसको एक्सप्रेशन ऑफ जीन किस प्रॉपर सीक्वेंस में अपना एक्सप्रेशन शो करता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यूकैरियोट में एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन ने समझा कि पॉलीपेप्टाइड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस किस लेवल पे जाके किस तरह से कंट्रोल मैनर में होता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, इसमें अपन ने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी एचआरएनए की बात की थी। प्रोसेसिंग लेवल, इंट्रॉन्स का रिमूव होना यानी स्प्लाइसिंग प्रोसेस यहाँ पे देखा था। एमआरएनए का ट्रांसफर होना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन लेवल यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के अंदर हम लैक ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं। ठीक है, पर उसको समझने के लिए पहले हमें कुछ 2-3 जीन्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो एक साइड हेडिंग यानी एक डेफिनेशन बताते हैं जीन की। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करते जाते हैं, मतलब वो अपनी एक्टिविटी लगातार शो करते जाते हैं, कंटिन्यूएशन में वो एक्टिव कंडीशन में बने रहते हैं, और इनके द्वारा जो बनाए गए सब्सटेंसेस हैं वो सेल यूज करती है नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान। तो इसमें हम लिख लेते हैं जीन्स विच कॉन्स्टेंटली express themselves and produce proteins, और जनरली हम सब्सटेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल। ठीक है, मतलब सेल को इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ये सब्सटेंसेस सेल में एंटर करते हैं और फाइनली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। तो ये हो गए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स लगातार एक्टिविटीज को शो करते हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते जाते हैं। दूसरे जीन्स हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। इनको हम लग्जरी जीन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अपोजिट होते हैं, यानी ये लगातार चलते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, ये कंटिन्यूएशन में काम नहीं करते, ये सेल की रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं। मतलब अगर सेल को उस चीज़ की ज़रूरत है तो ये ऑन हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, अगर सेल को ज़रूरत नहीं है तो ये ऑफ हो जाएंगे, ये डीएक्टिव हो जाएंगे। genes which are not constantly express themselves, they switch on or off according to the requirement of cell. They switch on or off according to the requirement of cell। ठीक है, तो ये लगातार अपनी एक्टिविटीज को शो नहीं करते, रिक्वायरमेंट के बेस पे काम करते हैं। नेक्स्ट, तीसरे जो जीन्स हैं ये है होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स का मतलब होता है ये ऐसे जीन्स होते हैं जो मेनली डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, यानी बॉडी के डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। ये जीन्स की एक्सटेंसिवली स्टडी ड्रोसोफाइला में की गई थी।
studied extensively in ड्रोसोफाइला। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन जीन्स के साथ, अगर किसी तरह का म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन के कारण और इन जीन्स में म्यूटेशन के कारण उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट है वो चेंज हो सकता है। जैसे ड्रोसोफाइला में अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो गया तो उसका जो लेग वाला पार्ट होता है, जो बॉडी पार्ट, जो लेग पार्ट होता है, वो एंटीने में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं, म्यूटेशन इन दीज जीन्स may change बॉडी पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इसको लिख लीजिए कि यदि ड्रोसोफाइला में अगर म्यूटेशन इस जीन में होता है, ठीक है, इन ड्रोसोफाइला व्हेन म्यूटेशन ऑकर इन दिस जीन देन इट कॉजेज चेंज ऑफ लेग इनटू एंटीने, यानी लेग पार्ट जो होता है बॉडी का वो एंटीने में कन्वर्ट हो जाता है अगर इनमें चेंज होता है तो। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो लगातार काम करते रहते हैं और जिनकी बॉडी जो प्रोटीन ये बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट सेल को होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और लग्जरी जीन्स ये ऐसे जीन्स हैं जो कभी कभी एक्टिव होते हैं या कभी डीएक्टिवेट होते हैं। ये जब रिक्वायरमेंट होगी तभी वो एक्टिव होंगे और नहीं तो अपनी इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। होम्योटिक जीन ये डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और जीन्स, ये इसकी स्टडी जो थी ये ड्रोसोफाइला में की गई थी और ये म्यूटेशन अगर इन जीन्स में होगा तो बॉडी पार्ट में चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 तरह के जीन्स हो गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। चौथा हम देखते हैं ओन्कोजीन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम 4th टाइप के जीन्स जो होते हैं, इनको हम कहते हैं ओन्कोजीन्स। ये जो ओन्कोजीन होते हैं ये ट्यूमर कॉजिंग जीन्स होते हैं। ये ट्यूमर कॉजिंग जीन्स होते हैं। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है ये वायरस ऐसे जीन्स को होल्ड करता है, मतलब वायरस की बॉडी में ये जीन्स होते हैं और उस कंडीशन में हम उसको वी ओन्कोजीन कहते हैं। तो ओन्कोजीन्स present in virus are known as V oncogene। ठीक है, जो वायरस में प्रेजेंट होते हैं वी ओन्कोजीन, यहाँ पे वी हम वायरस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर किसी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको कहते हैं सी ओन्कोजीन। ओन्कोजीन्स प्रेजेंट इन अ सेल आर नोन एज सी ओन्कोजीन्स। ठीक, जनरली बॉडी में ये जीन्स होते हैं, सेल के अंदर ये जीन्स होते हैं, पर ये अपनी इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। तो उस इनएक्टिव कंडीशन के लिए अपन इस वर्ड यूज करते हैं प्रोटो ओन्कोजीन। प्रोटो ओन्कोजीन और प्रो ओन्कोजीन ये टर्म हम यूज करते हैं ये जीन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं पर वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो प्रोटो ओन्कोजीन और प्रो ओन्कोजीन एक ही चीज है। ये इनएक्टिव जीन्स होते हैं, इनएक्टिव ओन्कोजीन्स होते हैं जो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के जीन्स जो हमने देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं ओपेरॉन के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ओपेरॉन का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। ओपेरॉन जो है ये ग्रुप ऑफ जीन्स है।
ओपेरॉन जो है ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, और ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में किसी एक्टिविटी को और मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ओपेरॉन जो है ये कलेक्शन ऑफ जीन है और ग्रुप ऑफ जीन है, और ये जीन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और मेटाबॉलिक पाथवे को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें हम लिख लेते हैं ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ genes that work in coordinated manner in form of a unit, इन फॉर्म ऑफ अ यूनिट या डीएनए यूनिट हम कह सकते हैं इसको, एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे इन अ सेल। ठीक है, तो ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स है दैट वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर इन फॉर्म ऑफ अ यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे इन अ सेल। सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो ओपेरॉन के द्वारा किया जाता है। अब ओपेरॉन में कुछ तरह के जीन्स आते हैं जिसमें हम कुछ नाम यहाँ पे देखते हैं और उनका मतलब भी समझते हैं। दीज जीन्स or this group of gene include इसमें सबसे पहला होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन भी कहते हैं इसको, रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। ये जीन अपनी नॉर्मल कंडीशन में लगातार किसी बायोकेमिकल सब्सटेंस का या प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है। ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में लगातार किसी बायोकेमिकल सब्सटेंस और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है, और ये एक दूसरा जो ऑपरेटर जीन होता है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इसमें हम लिख देते हैं it produce biochemical substance or protein in continuous manner. It also control activity of it also controls the activity of operator जीन। ठीक है, जो ऑपरेटर जीन होता है वो इससे जस्ट अगली पोजीशन पे होता है, इसीलिए बाजू वाले जीन की जो एक्टिविटी होती है उसको ये कंट्रोल करता है। सबसे अब पहला आता है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल सब्सटेंस और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूस मैनर में प्रोड्यूस करता है ये, और ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली क्या होता है, एक सीक्वेंस हम लैक ऑपरॉन में पढ़ेंगे कि रेगुलेटरी जीन है, फिर थोड़ा सा गैप करके फिर प्रमोटर जीन है, फिर ऑपरेटर जीन है, और फिर स्ट्रक्चरल जीन है। तो लैक ऑपरॉन में जो ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो रेगुलेटरी जीन है। नेक्स्ट आता है सेकेंड, operator gene. It receive the product or substance produced by the regulatory gene. ठीक है,
ये रेगुलेटरी जीन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को रिसीव करता है और ये प्रोडक्ट एक्चुअली इसके ऊपर जाके बैठता है और उसके बैठने के कारण क्या चेंजेस होते हैं या कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये अभी हम आने वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन है और ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं किसी मेटाबॉलिक पाथवे को परफॉर्म करने के लिए। और इस ग्रुप ऑफ जीन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहला है रेगुलेटरी जीन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है। ठीक है, क्योंकि ये ही एक ऐसा है जो लगातार कंटिन्यूस मैनर में काम करता जाता है। अब इसका काम हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव रूप में हो, कुछ भी हो सकता है। जब वो पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एक्टिवेटर, और अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे रिप्रेसर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्टिवेटर जब ये पॉजिटिवली काम करेगा, ठीक है, व्हेन इट वर्क पॉजिटिवली इट इज नोन एज एक्टिवेटर, और जब ये नेगेटिव काम करेगा तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिप्रेसर। तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिएगा, व्हेन इट वर्क पॉजिटिवली देन इट इज नोन एज एक्टिवेटर एंड व्हेन इट वर्क नेगेटिवली देन इट इज नोन एज रिप्रेसर। दूसरा है ऑपरेटर जीन, जो प्रोडक्ट रेगुलेटरी जीन बनाता है वो प्रोडक्ट इससे जाके बाइंड करता है, ये दूसरा जीन। नेक्स्ट आता है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है आगे के प्रोसेस के लिए, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये तीसरा एंजाइम, तीसरा जीन। चौथा जीन है यहां पे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का काम होता है ये एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन और एमआरएनए से फिर पॉलीपेप्टाइड का बनना, ये स्ट्रक्चरल जीन पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम लिख देते हैं ट्रांसक्राइब एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, देखिए जो भी हम अभी जितने भी प्रकार के जीन्स पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे जीन्स अब काम आने वाले हैं जब हम लैक ऑपरॉन को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार चारों जीन्स के बारे में फिर से समझते हैं। पहला था रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन जो होता है ये लगातार प्रोटीन का फॉर्मेशन करता जाता है। यदि ये पॉजिटिवली काम करेगा तो इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं, एक्टिवेट करने वाला चीज़ों को। यदि ये सप्रेस करेगा चीज़ों को, नेगेटिवली काम करेगा, तो हम इसे रिप्रेसर टर्म देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन जो होता है वो रेगुलेटरी जीन का जो सब्सटेंस होता है उसको रिसीव करने का काम और उसको अपने से जोड़ने का काम करता है। तीसरा होता है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जो होता है ये आरएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। आरएनए पॉलीमरेज इस जीन पे बैठकर आगे काम करता है। और चौथा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और एमआरएनए से फिर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन इसके द्वारा ही होता है। ठीक, तो ये कुछ तरह के जीन्स हो गए जो ओपरॉन कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे ओपरॉन की बात करें तो ओपरॉन क्योंकि जीन से मिलके बनने वाला पार्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसमें बहुत सारे जीन्स आते हैं। कई तरह के ओपरॉन एग्जिस्ट करते हैं, कई तरह के ओपरॉन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो नाम दिया गया है वो एक्चुअली उस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट के कारण दिया गया है। जैसे कई कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे लैक ओपरॉन के। एक होता है लैक ओपरॉन, यहां पे लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। एक होता है हिस ओपेरॉन, ये अमाइनो एसिड होती है जो हिस्टामिन हिस्टिडीन वाला पार्ट होता है ओपेरॉन इसमें। इसी तरह से और भी अमाइनो एसिड के बेस पे नाम है। वेलिन के लिए हो गया, ट्रिप्टोफैन के लिए हो गया,
अरेबिनोज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे होती है या वो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है उसके बेस पे ये ओपेरॉन के नाम दिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि इस तरह के ओपेरॉन भी कुछ ना कुछ होते हैं। हमें जो मेनली पढ़ना है वो है लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ये दो ओपेरॉन हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। तो अब आपने कई तरह के जीन्स के बारे में समझ लिया, क्या क्या उनकी एक्टिविटी होती है ये भी देख लिया, ओपेरॉन क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया। अब हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन और इन सारी चीज़ों का जो मिक्स फॉर्म आता है सामने वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। लैक ओपेरॉन को सबसे पहले बताया था जेकब और मोनोड ने। फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय जेकब एंड मोनोड। जेकब और मोनोड ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ठीक है। यहां जो जेकब थे ये जेनेटिसिस्ट थे, और मोनोड बायोकेमिस्ट थे। तो जेकब और मोनोड ने सबसे पहले लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। और इसको एक्सप्लेन किया था एक प्रोकैरियोट के अंदर, दैट इज ई कोलाई। लैक ओपेरॉन सबसे पहले प्रोकैरियोट यानी ई कोलाई के अंदर इसको डिस्कवर किया गया और एक्सप्लेन किया गया जेकब एंड मोनोड के द्वारा। यहां पे लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक मीन्स लैक्टोज, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी मैनर में आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे अपन प्रॉपरली जो भी इसका मतलब होगा डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले किस तरह से इस पॉइंट पे जो इफेक्ट हो सकता है वो भी अपन यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जेकब मोनोड ने प्रोकैरियोट ई कोलाई में इसको डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज आपको याद होगा, लैक्टोज जो होती है वो एक डाइसैकेराइड होती है। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जो टूटने के बाद दो तरह की शुगर देती है, और लैक्टोज के ब्रेकडाउन होने के बाद दो शुगर जो मिलती हैं वो मिलती है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। which on hydrolysis gives glucose and गैलेक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो टूटने के बाद हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होती है। अब लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, लैक ओपेरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम बात कर रहे हैं। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, पहला रेगुलेटरी जीन, दूसरा प्रमोटर जीन, तीसरा ऑपरेटर जीन, और चौथा स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों जीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरह से एक्टिविटी करते हैं या किसको अटैच कराने का काम करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो लैक ऑपरॉन के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जेकब और मोनोड ने, एक जेनेटिसिस्ट थे, दूसरे बायोकेमिस्ट थे। प्रोकैरियोट में एक्सप्लेन किया था इकोलाई के अंदर। लैक का मतलब होता है यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है और टूटने के बाद ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। लैक ऑपरॉन में कुछ जीन्स होते हैं, जैसे सीक्वेंस में रेगुलेटरी, प्रमोटर और ऑपरेटर जीन, और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को अपन थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। स्ट्रक्चरल जीन यहां पे 3 तरह का होता है। एक होता है लैक जेड, ठीक है। लैक जेड जो होता है, ये जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। प्रोड्यूस और सिंथेसाइज एंजाइम नेम्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस किस जीन के द्वारा बनाया जाता है। और इस बीटा गैलेक्टोसाइडेस का फंक्शन क्या होता है, ये लैक्टोज को ब्रेक करने में मदद करता है, which causes hydrolysis of or breakdown of lactose into ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर हम 3 जीन्स पढ़ेंगे, उसमें से पहला है लैक जेड जीन। लैक जेड जीन जो होता है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, और जो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक। दूसरा जीन है लैक वाई। लैक वाई जीन जो होता है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है परमिएज। प्रोड्यूस एंजाइम named permease, which increases the permeability of of beta galactosidase as well as lactose in a cell। नाम से इंडिकेट है, परमिएज है जो परमिट करता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि परमिएज जो है वो लैक वाई जीन के द्वारा बनाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है। और तीसरा आता है लैक ए। ये जो एंजाइम बनाता है उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। produce trans acetylase which transfer acetyl group to beta galactosidase। इसका काम होता है कि ये एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइडेस की तरफ ट्रांसफर करता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है। तो लैकोप्रोन में हमने 3 जीन्स अभी तक सुने थे। ये चौथा जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन ने डिटेल में पढ़ा। ये 3 तरह के जीन्स होते हैं। पहला होता है लैक जेड जीन। लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाता है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जरूरी होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज के लिए। लैक्टोज जो कि एक डाइसेक्राइड है, टूटने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होती है। दूसरा लैक वाई जीन। लैक वाई जीन परमिएज बनाता है जो कि परमेबिलिटी बीटा गैलेक्टोसाइडेस और लैक्टोज की
जो बढ़ाता है। लैक ए जीन जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। हालांकि इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च अभी चल रही है, एग्जैक्ट फंक्शन अभी प्रॉपरली इसका सामने नहीं आ पाया, पर यह देखा गया कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडिस की एक्टिविटी को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक, अब हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में ओपेरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस तरह से हम शो करते हैं। ये ओपेरॉन यहाँ पे हम लेते हैं आई जीन। ये आई जो है ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट होता है प्रमोटर जीन वाला पार्ट, ये होता है ऑपरेटर वाला पार्ट, और इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट। इस तरह से, ठीक। तो ये होता है, ये P मतलब प्रमोटर, O मतलब ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब यहां पे होता है लैक Z, यहां होता है लैक Y, और ये होता है लैक A, ठीक है। तो लैक A, Y और Z, ये नॉर्मली जो ओपेरॉन मॉडल जिसको हम एक शॉर्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आई जीन जो है ये रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है आई से। यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि एक कंडीशन में जब अपन ओपेरॉन देखेंगे तो यहाँ पे ये रिप्रेसर का काम करता है वो दिखेगा, ठीक। बाकी ये रेगुलेटरी जीन है जो यहाँ पे एक्टिविटी अलग अलग तरीके से शो करता है। तो अब हम बात करते हैं जो ओपेरॉन का जो मैकेनिज्म है, किस तरह से लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया की बॉडी में प्रोकैरियोट में ऑपरेट होता है, ये हम देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं किस तरह से ओपेरॉन ऑन होता है या ऑफ होता है, यानी एक्टिव होगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं एक दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, ई कोलाई के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, प्रोकैरियोट के लिए, बैक्टीरिया के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है वो होता है ग्लूकोज। यानी बैक्टीरिया को अगर ग्लूकोज मिलता रहेगा तो ये ओपेरॉन उसके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये ओपेरॉन इनएक्टिव कंडीशन में ही रहेगा, यानी बैक्टीरिया के लिए मीडियम में ग्लूकोज होना चाहिए। अगर इन केस ग्लूकोज नहीं होता है और लैक्टोज अवेलेबल होता है मीडियम में, तो ये लैक्टोज के कारण क्या चेंजेस होते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में या किस तरह से ओपेरॉन काम करता है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं जब मीडियम में ग्लूकोज अवेलेबल है, ठीक। तो फर्स्ट केस यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल इन अ मीडियम, ठीक है। तो अब जो ओपेरॉन हमने देखा था, ये ओपेरॉन, ये आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन में हमने 3 जीन्स बनाए, लैक ए, लैक वाई और लैक जेड, ठीक है। हमें पता है लैक जेड जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ये वाला परमिएज बनाता है, और ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। अब देखिए क्या होगा जब ग्लूकोज मीडियम में अवेलेबल है, उस कंडीशन में ये जो आई जीन है ये लगातार एक तरह का प्रोटीन बनाता रहता है। हमने कहा था ना, रेगुलेटरी जीन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन हमेशा बनाता ही रहता है। यहाँ पे जो आई जीन उस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे ग्लूकोज मीडियम में अवेलेबल हो या ना हो मतलब लैक्टोज अवेलेबल हो, दोनों ही कंडीशन में ये आई जीन लगातार काम करता रहेगा,
ठीक है। तो ग्लूकोज मीडियम में जब अवेलेबल है तो आई जीन ने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद इसने विद द हेल्प ऑफ mRNA एक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। उस प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। तो आई जीन ने mRNA के थ्रू, ये mRNA है, इसके थ्रू एक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। दिस प्रोटीन इज नोन एज रिप्रेसर। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन से। ऑपरेटर जीन जो होता है वो रिसीव करता है रेगुलेटरी जीन के सब्सटेंस को, प्रोटीन को। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लिख लेते हैं आई जीन continuously form a protein called repressor protein। ठीक है, आई जीन ने प्रोटीन प्रोड्यूस किया, रिप्रेसर प्रोटीन। दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विथ ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स एट ऑपरेटर रीजन। अब क्या होगा, जब ये प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा तो ये इस तरह से बाइंड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बैठ के काम नहीं कर पाता। भाई ये वाला पार्ट अगर बाइंड हो गया, ये वाला पार्ट ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे अगर एंजाइम बैठेगा तो वो एंजाइम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स एट ऑपरेटर रीजन, बाइंड्स लिख सकते हैं या ब्लॉक लिख सकते हैं, या वो ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है। एंड blocks the activity of RNA polymerase। देखिए, स्ट्रक्चरल जीन में ये सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, पर ये एंजाइम का फॉर्मेशन कब करेंगे, जब आरएनए पॉलीमरेज इनको एक्टिवेट करेगा। जब तक आरएनए पॉलीमरेज इनको एक्टिव नहीं करेगा तब तक ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर रहा है ऑपरेटर रीजन पे और ये ब्लॉक कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को, तो आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक होने के कारण ये किसी भी आगे जीन्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, जिसके कारण एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो एंजाइम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब इस सिचुएशन में कोई एंजाइम नहीं बनेगा, और कोई एंजाइम अगर नहीं बना तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो मीडियम में अगर लैक्टोज भी हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले तो एब्जॉर्ब ग्लूकोज ही होगा, और अगर लैक्टोज आता है तो फिर लैक्टोज आने के बाद क्या चेंज होते हैं ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। अभी हमने बात की है कि जब मीडियम में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आई जीन लगातार एक्टिविटी करता रहता है। ये आई जीन ने mRNA के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। इस रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक किया। ऑपरेटर रीजन से बाइंड करने के बाद, उसको ब्लॉक करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी ब्लॉक हो गई, जिसके कारण ये जीन्स एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं स्विच ऑफ, यानी लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ है। ठीक है, अब जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल होगा तब क्या चेंज होगा, अब ये डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस हम देखते हैं, सेकंड केस। जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल है तब क्या होगा। अब लैक्टोज जब मीडियम में अवेलेबल होगा तो ये लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है,
आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा लो लेवल एक्सप्रेशन इस ओपेरॉन का हमेशा एक्टिव कंडीशन में देखा जाता है, यानी ये ओपेरॉन बहुत छोटे लेवल पे सेल के अंदर चलता ही रहता है। लैक्टोज एक्चुअली क्या होता है कि लैक्टोज बहुत स्मॉल अमाउंट में कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया को मिलता ही है, तो उस सिचुएशन में ये ओपेरॉन वैसे रनिंग करता रहता है, पर वो काफ़ी लो लेवल पे। अब जब लैक्टोज है मीडियम में, मेनली लैक्टोज है, तब इसके साथ क्या होगा देखिए। आई जीन तो लगातार प्रोटीन बनाता जा रहा है। आई जीन जो लगातार प्रोटीन बना रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन अभी तक बन रहा है, ठीक है। अब मीडियम में लैक्टोज आया, मीडियम में जब लैक्टोज आएगा तो ये लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है। लैक्टोज enters in a cell and bind with repressor प्रोटीन, ठीक है। अब ये लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर गया। अब फॉर एग्जांपल बाइंड करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर दिखा हमें लैक्टोज और रिप्रेसर प्रोटीन, ये कुछ इस तरह का दिखा, ठीक। यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन और लैक्टोज आपस में जुड़ चुके हैं। व्हेन लैक्टोज एंटर इन सेल एंड बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, इट ब्रिंग्स कन्फर्मेशनल चेंज in the structure of repressor protein। यानी जब लैक्टोज से बाइंड करता है तो रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाता है। अब स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर पे बैठ नहीं पाएगा, उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। नाउ repressor protein is unable to bind with ऑपरेटर रीजन, ठीक है। अब ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, और अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर ये जगह खाली मिल गई तो आरएनए पॉलीमरेज जो पी पर बैठ रहा है, प्रमोटर रीजन पर बैठ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे जगह मिलेगी। आरएनए पॉलीमरेज इन जीन्स को एक्टिवेट करेगा और ये जीन्स फिर रिस्पेक्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। नाउ आरएनए पॉलीमरेज binds with promoter region and activate all genes to produce respective enzymes। आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड कर जाएगा तो ये जगह उसको खाली मिल चुकी है, अब वो ये सारे जीन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कराएगा। अब यहाँ पे लैक जेड जो है ये एमआरएनए के थ्रू, यहाँ पे कलेक्टिव एमआरएनए बना रहे हैं पूरे में, लैक जेड जो है ये एमआरएनए के थ्रू बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा। लैक वाई जो है ये परमिएज बनाएगा और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये सारे एंजाइम बन गए। अब क्या होगा देखिए, लैक्टोज आ चुका है सेल के अंदर और उसने इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हुई तो ये सारे एंजाइम का फॉर्मेशन भी हो गया। अब जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो वो लैक्टोज को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा।
हमें पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करता है कौन कौन सी शुगर में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे स्विच ऑन। तो ये ऑपरेशन स्विच ऑन और स्विच ऑफ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इस ऑपरेशन के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पहली कंडीशन कि जब शुरुआत में ग्लूकोज की एंट्री के कारण रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे बाइंड कर रहा था, तो उस वक्त इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव कंट्रोल में है। इनिशियली इट इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल और नेगेटिव एक्सप्रेशन, और लेटर स्टेजेस मतलब जब लैक्टोज की एंट्री हो जाती है तब ये पॉजिटिव कंट्रोल कहलाता है। नेगेटिव कंट्रोल एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ये बाइंड करता है और एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक है। और जबकि लेटर कंडीशन में जब लैक्टोज की एंट्री होती है तो फिर ये पॉजिटिव कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि लैक्टोज के कारण ये इसको बाइंड नहीं कर पाता। अच्छा, लैक्टोज जो होता है वो क्योंकि प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है, लैक्टोज जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है, इसीलिए लैक्टोज को, या एक लैक्टोज जैसा ही केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं एलोलैक्टोज, इन दोनों को हम कहते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर इसलिए क्योंकि इनके आने के बाद ये प्रोसेस इंड्यूस हो गया, बढ़ गया, और इसीलिए हम इसको इंड्यूसिबल सिस्टम भी कहते हैं। ये इंड्यूसिबल सिस्टम किसके कारण हुआ? लैक्टोज की एंट्री के कारण हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट फिर से एक बार समझ लीजिए। इनिशियली ये नेगेटिव कंट्रोल में होता है क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन लगातार इस ऑपरेटर रीजन को बाइंड करता है, ब्लॉक करता है। लेटर यानी लैक्टोज की एंट्री के बाद ये पॉजिटिव कंट्रोल में आ जाता है। इंड्यूसिबल सिस्टम ये लैक्टोज के एंट्री के कारण कहलाता है। यहाँ पे लैक्टोज और एलोलैक्टोज जो है ये इंड्यूसर का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को इंड्यूस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं जीन्स के फॉर्मेशन एक्टिवेशन के लिए और प्रोटीन एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमने देखा लैक ऑपरेशन, स्विच ऑफ कंडीशन और स्विच ऑन कंडीशन। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हालांकि बुक में नहीं दिया गया है, पर काफ़ी पहले इसके क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो अपन इसमें कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल होगा तो क्या होगा, और जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं होगा तब क्या होगा। इसमें हम पहली सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। ट्रिप्टोफैन जो कि एक अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन एंजाइम्स को बनाने के लिए कुछ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि 5 जीन्स होते हैं, ये 5 जीन्स मिलकर 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये 3 एंजाइम मिलकर ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन इजीली समझ में आ जाएगा। 5 जीन्स मिलकर 3 एंजाइम बनाते हैं और ये 3 एंजाइम मिलकर ट्रिप्टोफैन बनाते हैं, ठीक। पहले हम बात करते हैं कि ट्रिप्टोफैन जब मीडियम में अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, यहां पे ये हो गया आर जीन यानी रेगुलेटरी जीन,
और इसके बाद ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, सेम वैसे ही है जैसे अपन ने लास्ट अभी डिस्कस किया। और यहाँ पे जो जीन्स होते हैं ये होते हैं ट्रिप्टोफैन ई, डी, सी, बी और लास्ट में ट्रिप्टोफैन ए। ये 5 जीन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ये दोनों जीन मिलके एक एंजाइम बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन एक एंजाइम बनाता है और ये दोनों जीन मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझिए, यहां पे आर जीन रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर ऑपरेटर, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे 5 हैं, ए बी सी डी ई। ये 2 जीन मिलकर एंजाइम बना रहे हैं, ये एक जीन एक एंजाइम बना रहे हैं और ये 2 जीन मिलकर एंजाइम बना रहे हैं। ठीक, जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए आप समझिएगा और इसके नोट्स आप अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखिएगा। ठीक ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये बुक से अलावा एक्स्ट्रा पार्ट है, पर इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आर रेगुलेटरी जीन है, ये विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए ये एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसको अपन कहते हैं एपोरिप्रेसर। ठीक, जो आर रेगुलेटरी जीन है ये जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होता है, एपोरिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। ये एपोरिप्रेसर इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये जो एपोरिप्रेसर है इट इज अनएबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन। ये एपोरिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बैठेगा, इन जीन्स का फॉर्मेशन होगा, एक्टिवेशन होगा, ये जीन्स एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फाइनली क्या होगा, ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। यानी मीडियम में ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है पर प्रोकैरियोट ने ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन अपने आप कर लिया। फिर से एक बार ना, ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आर जीन है ये एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसे एपोरिप्रेसर कहते हैं। ये एपोरिप्रेसर इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाता। नहीं बाइंड कर पाने के कारण क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इस पे बैठ के काम करेगा, जीन्स का एक्टिवेशन होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन होगा और फाइनली ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बन जाएगी और वो बैक्टीरिया यूज भी कर लेगा। ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल होगा तो क्या होगा। सेकेंड कंडीशन है व्हेन ट्रिप्टोफैन इज अवेलेबल। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन अगर अवेलेबल है और वो बॉडी के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में प्रमोटर ऑपरेटर और यहां पे जीन ठीक है, ट्रिप्टोफैन ए बी सी डी ई, यहाँ पे टीआरपी में नहीं लिख रहा हूं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब ट्रिप्टोफैन यदि मीडियम में अवेलेबल है तो क्या होगा, देखिए ये जो आर है ये बना रहा था एपोरिप्रेसर, ये अभी भी बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ट्रिप्टोफैन मीडियम में आया, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन आया,
ये ट्रिप्टोफैन और एपोरिप्रेसर आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं को रिप्रेसर। ठीक है, कई जगह को एक्टिवेटर टर्म भी यूज होता है। को रिप्रेसर यहां पे बनेगा और ये को रिप्रेसर जो होता है ये एक्टिव होता है, इसीलिए इसको को एक्टिवेटर भी कहा जाता है। तो को रिप्रेसर जो बना, ये को रिप्रेसर और को एक्टिवेटर ये बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे। तो ऑपरेटर जब ये बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को बैठ के काम करने की जगह नहीं मिलेगी। आरएनए पॉलीमरेज जब काम नहीं कर पाएगा तो ये जीन्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे। जीन्स एक्टिव नहीं होंगे तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो फाइनली ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या उल्टा हो रहा है, यानी ट्रिप्टोफैन जब मीडियम में अवेलेबल है तो ये बॉडी ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रही। ठीक, इसमें जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि कितने जीन्स ट्रिप्टोफैन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, कितने एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए, ठीक है, और क्या किसका फंक्शन होता है, ये पूछा जाता है। तो इसमें आप जनरली क्वेश्चन के हिसाब से इसको ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं होगा तो ये सिस्टम ट्रिप्टोफैन बना लेगा। जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल होता है तो इस सिस्टम से ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमने आज इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया, एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन। इसके अंदर हमने लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में स्टडी किया।